नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात बेहद खराब है। बता दें आपको कि शेख हसीना आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद देश में मुश्किलों के हालात दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए ढाका की सड़कें छापने में तब्दील हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन से देश के जल प्रबंधन के लिए 50 साल का मास्टर प्लान तैयार करने का आग्रह किया है। इसमें तीस्ता नदी का जल प्रबंधन भी शामिल है। उन्होंने चीन को जल प्रबंधन का मास्टर बताते हुए कहा है कि वे चीन से सीखना चाहते हैं कि जल संस्थानों को लोगों के लिए अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। जिसके बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश जल विज्ञान, पूर्वानुमान, बाढ़ रोकथाम, आपदा प्रबंधन, नदी की खुदाई और जल संस्थान प्रबंधन में सहयोग बढ़ाएंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार ने तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना में चीनी कंपनियों की भागीदारी का स्वागत किया है। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार इस परियोजना को भारत के सहयोग से पूरा करना चाहती थी। बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजना में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर भी स्वागत किया और चीन बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए $400 मिलियन, चीन औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए $350 मिलियन और तकनीकी सहायता के रूप में $150 मिलियन देने की योजना बना रहा है। साफ है, पहले बांग्लादेश अपने परियोजना पर भारत के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन अब भारत की जगह चीन लेता जा रहा है। रक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग तक अब भारत की जगह बांग्लादेश, चीन भाई भाई के नारे लग रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो बता दें आपको कि बांग्लादेश, चीन भाई भाई, और ऐसे में यूनुस ने जल प्रबंधन के लिए चीन से मांगी है मदद। यूनुस ने चीन से मांगा है 50 साल का मास्टर प्लान और यूनुस ने चीन को जल प्रबंधन का मास्टर माइंड बताया है। साथ ही समुद्री सहयोग बढ़ाएंगे बांग्लादेश और चीन। बांग्लादेश की भारत से दूरी है और चीन की काफी ज्यादा नजदीकियां। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। संजीव जी, किस तरह से इस पूरे मसले को आप देखते हैं? बांग्लादेश के हालात तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की नजदीकियां चीन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या संदेश देते हैं? देखिए, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है नेहा जी, जो कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की नीति पर भी चलता है। और उसकी जो नीतियों में जाहिर है कि विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद तो है ही। और एक ऐसे समय में कि जब बांग्लादेश में स्थितियां अस्थिर हैं, वहां पर एक ऐसी सरकार है जो कि गैर निर्वाचित है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और वहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतें अपना दबदबा बढ़ाने की साजिशें रच रही हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान का पूरा जो आतंकपरस्त एस्टेब्लिशमेंट है वो वहां पर सक्रिय है। तो ऐसे में जो एक आंतरिक हालात बांग्लादेश के हैं वो अस्थिर है। वहां पर जो अवामी लीग जिसकी सरकार थी उसको अपदस्थ किया गया, उनकी नेता को भारत में शरण लेनी पड़ी और अवामी लीग के समर्थकों को जैसे टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उसको जिस तरीके से टारगेट और परसिक्यूट किया जा रहा है, उन सारी स्थितियों की वजह से वहां पर हालात जाहिर है कि चिंताजनक हैं। बांग्लादेश की सेना ने भी इस बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी
इन सारी स्थितियों को दरकिनार करते हुए अब जिस तरीके से जो है मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो चाइना से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। एक आतंक परस्त और बांग्लादेश के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करने वाले राष्ट्र पाकिस्तान के साथ जिस तरह से नजदीकियां बढ़ाई हैं, जिस तरीके से वो कट्टरपंथियों को शह देते नजर आते हैं, तो ऐसे में ये जो सरकार है जाहिर है कि अनेक ऐसे कार्य कर रही है जिससे कि बांग्लादेश की जो अस्थिरता है और बढ़ेगी। और बांग्लादेश में जो चाइना जैसे जो एक शोषणकारी राष्ट्र हैं वहां पर वो अपने दबदबे को वो बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि चाइना आपदा में अवसर की तलाश करता है और वहां पर जब आपदा है तो वहां पर वो अवसर की तलाश कर रहा है और इस तरीके के समझौते साइन किए जा रहे हैं। तो निसंदेह भारत के लिए चिंताजनक स्थितियां हैं। भारत को इन सारे डेवलपमेंट्स पे अपनी क्लोज वॉच रखनी होगी और भारत को मेरे असेसमेंट के मुताबिक बांग्लादेश की जो सेना है उसके साथ और वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स को सारी घटनाओं के बावजूद, सारे डेवलपमेंट्स के बावजूद भी बनाए रखना होगा। और साथ ही साथ बांग्लादेश में किस तरीके से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा डिसीजन लेती है तभी उस डिसीजन को स्थिर कहा जा सकता है। ये जो सरकार है ये गैर निर्वाचित सरकार है, ये कुछ दिनों की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस व्यवहार कर रहे हैं ऐसे में ऐसा लगता है कि वो लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं और इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह का अनेक बहाना देकर के वो लंबे समय तक अपने पद पे बने रहना चाहते हैं। तो ये जो सरकार का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो नहीं है, जो एक गैर निर्वाचित सरकार है, उसके द्वारा इतने बड़े कदम उठाए जाना, इतने बड़े बड़े समझौते जाके कर लेना, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल होगा। और बांग्लादेश के आंतरिक हालात अभी काफी जो चिंताजनक है और अभी हम आगे देखते हैं। जाहिर तौर पे बांग्लादेश के हालात सर चिंताजनक हैं और जाहिर तौर पे उस पर सोचने की और विचार करने की जरूरत है। लेकिन जो ये कदम उठाए जा रहे हैं दिनेश जी बांग्लादेश की तरफ से, क्या ये हालात को बेहतर करने के लिए हैं? क्या ये वाकई हालात को बेहतर कर पाएंगे ये कदम? नेहा जी, जो इस समय के मोहम्मद यूनुस हैं उनकी नजदीकियां पाकिस्तान और चाइना के साथ जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, वास्तव में ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चीन के साथ इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा आएगा और उसे उसी प्रकार के सपोर्ट जो है अमेरिका से मिलती रहेगी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक तो एड बंद कर दी है, तो उन्होंने सोचा कि अब ये बेहतर ये होगा कि हम चाइना का रुख करें। लेकिन जैसा संजीव साहब बता रहे हैं कि हमें इस विजिट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक इंटरिम सरकार के सलाहकार की चीफ सलाहकार की विजिट है, जिसके अंदर से किसी प्रकार का जो है एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। हाँ, एक प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जो कि आने वाले दिनों में जबकि वहां पे सरकार चुनी हुई सरकार आती है उसके लिए ये एक फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर जो है इस्तेमाल हो सकता है इस विजिट को। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि एक तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमें आर्थिक नुकसान भी होगा और साथ के साथ हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि चाइना के भूतकाल में बाकी छोटे छोटे जो देश हैं उनके साथ इसने कर्जा देकर किस प्रकार से उनके जमीन को या उनके पोर्ट को जो है लीज के ऊपर ले लिया है, इस बात को जो है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस शायद समझते हैं या नहीं समझते हैं। वो तीस्ता रिवर हो चाहे चटगांव के पास जो मोंगला पोर्ट है उसके अंदर भी जो है चाइना की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस प्रकार के समझौते होते हैं। दूसरा नेहा जी, जनवरी के महीने में इनके जो विदेश विभाग के सलाहकार हैं उन्होंने भी चाइना के अंदर विजिट किया था और बेसिकली उन्होंने वहां पर ये डिस्कस किया था कि हमारे ऊपर जो आपने लोन दे रखा उसकी समय सीमा को 30 साल तक बढ़ा दीजिए और जिस प्रकार लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको कम कर दीजिएगा। लेकिन चाइना की तरफ से किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था, बिकॉज चाइना जो है
वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को हमेशा महत्व देता है और उसकी पॉलिसी नहीं है कि वो किसी को ग्रांट दे या किसी प्रकार की मदद करे, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन बांग्लादेश को ये भी समझना चाहिए कि चाइना की ओवरऑल पॉलिसी क्या होती है। नेहा जी, चाइना जो है जनरली टारगेट करता है छोटे छोटे देश होते हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। ये उन देशों के अंदर धीरे धीरे घुसता है और जिस समय ये पूरी तरह से उस देश के शासन और प्रशासन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट से और अपना लोन देके हावी हो जाता है, तो उसके बाद जो है इनडायरेक्टली ये जो है अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन और अपना प्रेशर डालने लग पड़ता है। अब आप उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है चाइना कहता है कि अगर आप हमारे वर्कर्स और इंजीनियर्स की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लाके और हम अपना वहां पे अपने प्रोजेक्ट की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये क्या इनडायरेक्टली जो है एक प्रकार से फॉरेन कंट्री की आर्मी अगर दूसरे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर आती है तो इसका क्या मतलब है, या इसका मतलब निकाला जा सकता है कि धीरे धीरे जो है वो हावी होता है। दूसरा बात ये है नेहा मैम, ये जो चाइनीज हैं उनकी बड़ी डीप पॉकेट्स हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो आपको लोन या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी होती है तो वो चंद एक उनकी याद दिखाएं कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स का ठीक से पालन हो रहा है, और बाकी कुछ रिलेटेड इशू होते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन बीइंग से, लिविंग स्टैंडर्ड से। तो उन बेसिस के ऊपर वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है लोन देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन चाइना इन सारी बातों को दरकिनार कर देता है कि आपके देश के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन का क्या डिग्री है, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, या डिक्टेटरशिप है, या सैनिक राज है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उसे है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, लोन करना और आने वाले दिनों के अंदर उस इलाके के अंदर जो है अपना वर्चस्व और अगर मौका मिले तो उसकी रिसोर्सेज का भी दोहन करना, ये चाइना का सबसे बड़ा एम है जो कि बांग्लादेश को समझना चाहिए। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो है बांग्लादेश की चाइना और पाकिस्तान से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो हमारे लिए एक प्रकार से चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान और चाइना की अच्छी पैठ बन जाती है बांग्लादेश के अंदर तो ये हमारे लिए एक तो सुरक्षा के लिए एक प्रकार का चैलेंज होगा। हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये टेररिज्म को और बाकी हिंसा रिलेटेड गतिविधियों को ये बढ़ाएंगे। दूसरा ये हो जाता है कि आज तक जो है हमारा ट्रेड जो है बांग्लादेश के साथ जो होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि हमारे को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तीसरा जो है कि और भी कई डिस्प्यूट आ जाएंगे, जैसे अभी ये तीस्ता के बारे में डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में तकरीबन जो है मैडम 54 नदियां का जो है पानी, चाहे वो ट्रिब्यूटरीज हैं या जैसे भी है, भारत से बांग्लादेश के अंदर जाता है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना की तय के ऊपर ये इन डिस्प्यूट्स को भी खड़ा कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये इस प्रकार का नैरेटिव पेश कर सकते हैं कि भारत हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय हितों के ऊपर एक प्रकार से खतरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें हमारी भारत सरकार को इन चीजों को पूरा ध्यान में रखना होगा। जी मेघा जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, चिंता का विषय भी है। संजीव जी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे कि ये तिकड़ी, इसमें पाकिस्तान को भी ऐड कर देते हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी भारत के लिए किस तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकती है, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, ये तिकड़ी बनाने की कोशिश तो जरूर चल रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो लार्जर जो आबादी है, जो वहाँ की आवाम है, वो ऐसी किसी साजिश का शिकार नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और निसंदेह चाइना और पाकिस्तान का तो एक नेक्सस है ही, और उस नेक्सस से हमें सावधान रहना होगा। लेकिन बांग्लादेश भी क्या उसमें शामिल हो जाएगा? और जिस तरीके की अभी वहाँ पर साजिशें चल रही हैं, ऐसे में ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एज ऑफ टुडे
मैं कहूंगा कि बांग्लादेश को लेकर के अभी भी हमें आशावान रहने की आवश्यकता है और बांग्लादेश की वहाँ की जो सेना है वो एक संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को करने की और अपने दायित्वों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जनरल जमान एक बेहद संतुलित और विवेकपूर्ण और एक बांग्लादेश के लोकतंत्र को बचा के रखने की उनकी जो मंशा के साथ कार्य करने वाले नेता हैं, मिलिट्री लीडर हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को मैं अभी इस टिकड़ी में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जहां तक भारत और जहां तक पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये दोनों राष्ट्र भारत को घेरने के लिए भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत की सरकार को, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी जो बांग्लादेश का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ अपने संपर्कों को तो बनाए रखना होगा। साथ ही साथ बांग्लादेश में लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जाए, वहां पर कानून का जो शासन है किस तरीके से स्थापित किया जाए, उसके संदर्भ में जो बांग्लादेश की सेना जिस तरीके के प्रयास कर रही है उसको अपना समर्थन देते रहना होगा। और बांग्लादेश की सेना ही वो एक संस्था है जो कि बांग्लादेश में इस रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो साजिशें हैं, जो ये कैंसर जिसको कि मैं कहता हूँ, उसका इलाज करने में वो समर्थ है, सक्षम है। और बांग्लादेश की सेना की जो बागडोर है वो एक सशक्त और संतुलित नेतृत्व जनरल जमान के हाथों में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की सेना भी मोहम्मद यूनुस के सारे मूव्स को वॉच कर रही है और आने वाले समय में बांग्लादेश में किस तरीके से लोकतंत्र की बहाली हो, किस तरीके से वहां पर ऐसा वातावरण बने, कानून और शासन व्यवस्था इस तरह से बने ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराए जा सके। तो इस दिशा में बांग्लादेश की सेना अपना पूरा प्रयास करेगी और उस प्रयासों को भारत को भी और अमेरिका को भी और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को भी अपना समर्थन देने की आवश्यकता है। चाइना की जो गतिविधियां हैं, पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, उससे जाहिर है कि भारत भी बहुत पैनी नजर रखे हुए है। अमेरिका की अभी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी भारत आई थी और उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश के संदर्भ में ये बयान दिया कि वहां पर एक इस्लामिक कैलिफेट को बनाने की साजिशें रची जा रही है, तो अमेरिका का भी जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है ट्रंप प्रशासन के दौरान का, वो भी उसके ऊपर वॉच रखे हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र भी इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो अभी उस तरीके की कैटेगराइज नहीं की जा सकती जैसे कि पाकिस्तान की हैं, लेकिन साजिशें वैसे ही चल रही हैं कि उसे एक नया पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसे कि नहीं बनने देना है। एक नया पाकिस्तान अगर बनता है तो जाहिर है कि ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी खतरे वाली स्थिति होगी। तो अभी भी हमें आशावान रहने की आवश्यकता है और बांग्लादेश में जो भी लोकतंत्र की बहाली के प्रयास वहाँ की सेना कर रही है, वहाँ के जो लार्जर जो आबादी कर रही है, अवामी लीग के समर्थक कर रहे हैं, उन सभी को अपना एक सपोर्ट भी देते रहने की आवश्यकता है और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स को जो बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वहाँ की आवाम के साथ, वहाँ की सेना के साथ बना के रखने की आवश्यकता है। जी, जाहिर तौर पर बना के रखने की आवश्यकता है, लेकिन रक्षा से लेकर व्यापार तक दिनेश जी, हर तरीके से चीन पर आश्रित हो जाना बांग्लादेश के लिए आने वाले भविष्य के लिए आप क्या देखते हैं? मैडम, ऐसा है कि आने वाला भविष्य अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा, बांग्लादेश जिस प्रकार से अभी इनका व्यवहार है, तो आने वाला भविष्य मुझे तो अंधकार में नजर आता है, बनस्पत इसके कि अगर कोई चुनी हुई सरकार आती है और वो अपने देश हित के बारे में सोचती है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर जो हमारे लिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, ये जो तिगड़ी है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम ये कहें कि बांग्लादेश की जो आवाम है वो इसे सफल नहीं होने देगी, तो मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ। बांग्लादेश की आवाम भी तो थी जिस समय हिंदुओं के ऊपर और माइनॉरिटी के ऊपर इस प्रकार के जुल्म ढाए जा रहे थे, तो उसमें भी तो आवाम शामिल थी। दूसरा बात जो है, अगर ये तीनों तिकड़ी ये बहुत कोशिश करेंगे कि अपना बांग्लादेश के अंदर बेसिस बनाने का, उनका सबसे पहला एम होगा कि चिकन नेक के ऊपर जो उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करें। हाँ, बांग्लादेश आर्मी जो है किसी प्रकार का हमला वहां नहीं कर सकती है टू कट ऑफ
नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन वो उस इलाके के अंदर जो है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन को चेंज कर सकती है, क्योंकि ये जो इनके इमिग्रेंट जो है, जो इलीगल माइग्रेशन होती रहती है, तो ये उस इलाके के अंदर जो है डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, और जो उनके जिहादी तत्व हैं वहां पर वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, कि ताकि इंडिया का ध्यान डाइवर्ट हो। अब आ जाते हैं मेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है चाइना जो है, जैसे अरुणाचल में पीछे कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को एक प्रकार से भड़काया है कि जो हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो एक बांध बनाने जा रहे थे, उसके लिए वहां की यूएटी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि हम इस बांध को नहीं बनने दें। दूसरा, चाइना जो है भूतकाल के अंदर भी जो नागा के इंसर्जेंट है NSCN है, उन्हें सपोर्ट करता रहा। उसके बाद जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि जो मणिपुर के अंदर कुकी समाज है, जनजातियां हैं, उनको भी जो है सपोर्ट मिल रही है चाइना और म्यांमार से। बांग्लादेश जो है वो उल्फा के प्रति बड़ी सहानुभूति रखता है, तो असम के अंदर वो उल्फा के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट कर सकता है। देखिए, हमारा 4000 किलोमीटर के आसपास का जो है बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, और अभी हम जो है फेंसिंग का काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन नेहा मैडम कुछ इलाका ऐसा है जिसके ऊपर फेंसिंग लगाना इज समथिंग वेरी इम्पॉसिबल। ले ऑफ द लैंड इस प्रकार से आप पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, जहाँ के ऊपर ये हमें फिजिकली उस इलाके को सर्वेलेंस करना है। उसके अंदर हम कैमरेज लगा रहे हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा सजग रहना है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी एलिमेंट है वो तैयार बैठे हुए हैं। और अगर हम कहें कि सेना जो है जिस प्रकार से ये जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश की। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान आर्मी जो है खुद 4 बार भारत की आर्मी से युद्धों में हार चुकी है, वो क्या ट्रेनिंग देगी। लेकिन अगर इन लोगों का आपस के अंदर ज्यादा मेल मिलाप बढ़ता है दोनों आर्मीज का, तो बांग्लादेश आर्मी जो आज की तारीख में सेकुलर है, उनका रेडिकलाइजेशन होना कोई असंभव नहीं है। और लास्ट बात, अगर आपके पास 1 मिनट है, देखिए मैडम, ये बांग्लादेश की जो आर्मी है, इनके जो पूर्वज थे वो तो पाकिस्तान आर्मी का ही हिस्सा थे ना। कुछ ना कुछ तो डीएनए या लिगेसी चलती रहती है, तो ये नहीं कह सकते 100% बांग्लादेश आर्मी सेकुलर है एंड दे आर प्रो इंडिया। उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है जो कि आज भी पाकिस्तान के लिए जो है कसीदे पढ़ते हैं। जी नेहा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। और मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।